Hello students, welcome to my channel Vidya Academy of Commerce and Arts or welcome to you in your new class also. So today we start the first chapter of home science कार्य आजीविका तथा जीविका। क्या पढ़ेंगे आज हम? कार्य के बारे में, आजीविका के बारे में और जीविका के बारे में। कार्य क्या होता है? जो भी आप कार्य करते हो घर में या बाहर में, वो आपके लिए आपका क्या है? कार्य है। जैसे कि आप सभी की कुछ योग्यताएं होती हो, कोई रुचियां होती हैं। जैसे कि आपने जब 11th क्लास में आए थे तो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा कि आपको क्या लेना है, साइंस साइड लेना है, आर्ट्स साइड लेना है, कॉमर्स साइड लेना है, क्या लेना है, ये आपने पहले ही डिसाइड किया होगा। वो कैसे डिसाइड किया होगा कि जो चीज़ें आपको पसंद है कि उसी में आप, जैसे जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो, पसंद है, उसी सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करोगे। साइंस आपको पसंद होगी 10th में तो साइंस लोगे, 11th में आपको आर्ट साइड पसंद होगी, SST वगैरह, तो आप आर्ट साइड लोगे 11th में, या फिर आप कॉमर्स लोगे। 3 आपके पास ऑप्शन होते हैं, वो आपके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेते हो। ऐसे ही क्या है, आप जैसे ही 12th पास करोगे तो आप अपना करियर सेलेक्ट करोगे कि आपको आगे क्या करना है, किस लाइन में जाना है। वो तो 11th से ही आपने कर लिया होता है। ऐसे ही आपकी जीविका होती है। आजीविका क्या है? कुछ भी आप कार्य कर रहे हो उसके बदले आपको कहीं से कुछ मिल रहा है, वो आपके लिए क्या है? आपकी आजीविका है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। कार्य क्या होता है? कार्य मूलतः ऐसी आवश्यक गतिविधि है जो किसी उद्देश्य एवं आवश्यकता की पूर्ति के लिए की जाती है। कार्य क्यों किए जाते हो? कोई उद्देश्य होता है या उसे पूरा करने की आवश्यकता होती है। अब घर में हो, घर में खाना बनाना ज़रूरी है, ये तो हम सबकी क्या है? आवश्यकता है। तो आप खाना बनाओगे और वो आपके लिए आपका क्या है? कार्य है। जैसे मम्मी आपको कोई काम दे के चली गई कि बेटा मैं जब तक आऊँगी आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, वो आपका कार्य है, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यही आपका क्या होता है? कार्य। कुछ भी आप कर रहे हो वो आपके लिए कार्य है। वो चाहे आप अपनी आवश्यकता के लिए करो या अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए करो। सभी मनुष्य कार्य करते हैं और अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं एवं कौशलों का उपयोग करके समाज में अपना एक स्थान भी बना लेते हैं। कार्य सभी करते हैं, लेकिन आप घर में ही एक अच्छा कार्य करके अपना एक अच्छा स्थान बना लोगे। ऐसे ही बाहर समाज में भी एक अच्छा कार्य करके आप अपना एक अच्छा स्थान बना सकते हो समाज के अंदर। ऐसे ही अब क्या अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है? जब किसी कार्य को जिम्मेदारी के साथ समाज व अन्य लोगों की भलाई को ध्यान में रखकर किया जाता है तब वह क्या कहलाता है? अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। जब हम किसी कार्य को कब करते हैं? जब हमें जिम्मेदारी मिल जाती है कि समाज में कि ये आपके आज गली में कोई फंक्शन है, मंदिर पे कोई पूजा है, आपकी जिम्मेदारी है कि इसको सही तरीके से कितने लोग आने हैं, क्या खाना पीना है, आपको ही कंप्लीट करना है। तो आप उसे एक सही ढंग से करोगे तो ये क्या कहलाता है? अर्थपूर्ण कार्य कहलाएगा। जब आपको किसी कार्य की जिम्मेदारी मिल जाती है और उस कार्य को आपको हूबहू अच्छे तरीके से निभाना होता है। जब किसी कार्य को जिम्मेदारी के साथ समाज व अन्य लोगों की भलाई को ध्यान में रखकर किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। अब कार्य आजीविका एवं जीविका क्या होता है? हमारा चैप्टर क्या है? मेन यही है, यही चीज़ें हैं। तो कार्य मैंने आपको बता दिया है, ऐसी आवश्यक गतिविधियां हैं जो किसी उद्देश्य एवं आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। आजीविका क्या होता है? हम अपनी रोजी रोटी अर्थात मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं और उसी से आजीविका उसे ही हम क्या कहते हैं? आजीविका कहते हैं। क्या है? हम अपनी रोजी रोटी, भाई जब हम कार्य नहीं करेंगे, कार्य के बदले हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो यही क्या कहलाती है? आजीविका कहलाती है। जीविका क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीविका अलग अलग रूप में विशिष्ट होती है। भाई सबकी अलग है, सबका अपना अलग इंटरेस्ट है। जैसे कि मैंने बताया, आपने 10th क्लास में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट किया 11th क्लास के लिए, ऐसे ही आपका अलग है। भाई किसी को टीचिंग पसंद है तो किसी को
अलग जॉब पसंद, कंपनी की जॉब पसंद है, किसी को बैंक का जॉब पसंद है। तो सबका क्या होता है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है। कोई अपना घर में खुद का बिजनेस करना चाहता है। ये हम जीविका के लिए जो हमारा इंटरेस्ट होता है हम उसमें अपने आगे काम करते हैं। कार्य केवल वेतन प्राप्त करने के लिए ही नहीं किया जाता है। मैंने कहा कार्य तो हम घर में भी करते हैं, उसके बदले तो हमें कोई वेतन नहीं मिलता। तो कार्य क्या है, हम अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए करते हैं। ज़रूरी नहीं आपको इसके बदले कोई वेतन भी मिले, कोई सैलरी आपको मिले। आजीविकाएं क्या होती हैं, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या कोई सेवाएं देते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी क्या करते हैं, आवश्यकता पूर्ण कर लेते हैं। आवश्यकता पूर्ण कैसे करोगे, जब आपको इसके बदले कोई इनकम, कोई सैलरी मिलेगी। आजीविका आप ये समझ सकते हो सीधे में, आप कहीं जा रहे हो जॉब करने, उसके बदले आपको कोई सैलरी मिल रही है, या कोई आपने अपना बिजनेस किया उसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ये क्या कहलाएगा, आपका आजीविका। जीविका मैंने बता दिया, जो आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप जाना चाहते हो, जो प्रोफेशन आप कर रहे हो। व्यक्ति के सार्वजनिक, व्यावसायिक अथवा व्यापारिक जीवन में निरंतर प्रगति के परिणाम स्वरूप जीविका में विकास होता है। आप अपनी जीविका को और इम्प्रूव कर सकते हो और बढ़ा सकते हो। भाई आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसको क्या डाउन लाना चाहोगे या अप करना चाहोगे, उसमें और अच्छी इनकम हो सके, इसलिए उसमें और मेहनत करोगे, उसे और अच्छा बनाना चाहोगे। तो ये क्या है आपका कार्य, आजीविका तथा जीविका। इसे एक एग्जाम्पल की तरह मैं समझा देती हूँ। एक एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि 3 व्यक्ति हथौड़े से पत्थर तोड़ रहे होते हैं। 3 व्यक्ति हैं और क्या कर रहे हैं, वो हथौड़ा लेके पत्थर तोड़ रहे हैं। तीनों कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन तीनों के कार्य का अर्थ क्या है, अलग है। जब उनसे पूछा गया कि वे क्या कर रहे हैं, तो उनके उत्तर इस प्रकार थे। पहले व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया, पत्थर तोड़ रहे हैं। तीनों ही व्यक्ति सेम कार्य कर रहे हैं, लेकिन तीनों के क्या हैं, अर्थ आपको अलग अलग दिखेंगे। इससे आप समझ जाओगे कि कार्य, आजीविका और जीविका क्या होता है आसानी से। पहले व्यक्ति से जब पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो, तो उसने क्या उत्तर दिया, पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना मेरा कार्य है। उसने क्या कहा, मैं इस पत्थर को, भाई घर के बाहर आपके पत्थर लगे हैं, उसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के घर के बाहर सही कर दे रहे हो। तो ये आपका क्या है, कार्य है। फैले हुए हैं उसे इकट्ठा कर दे रहे हो तोड़ तोड़ के। दूसरे व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया, पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, अतः यह मेरी आजीविका है। भाई वो जा रहा है कहीं रोड पे पत्थर तोड़ रहा है या किसी के घर पे जाके पत्थर तोड़ रहा है, क्यों, क्योंकि ये उसके लिए आजीविका है। उसके बदले उसको पैसा मिलेगा और वो अपने घर का, अपने फैमिली का भरण पोषण कर सकता है। तीसरे व्यक्ति का उत्तर, मैं पत्थर पर हथौड़े की चोट से एक मूर्ति गढ़ रहा हूँ, मेरा सपना एक अच्छा मूर्तिकार बनने का है। तीसरा व्यक्ति क्या कह रहा है कि मेरा सपना क्या है, भाई वो अपना बिजनेस बनाना चाहता है ना, इस लाइन में उसे ये चीज़ पसंद है और वो इस चीज़ को कर रहा है क्योंकि वो एक अच्छा मूर्तिकार बनना चाहता है। वो इस लाइन में आगे जाना चाहता है क्योंकि उसे इसमें इंटरेस्ट है। तो तीनों चीज़ों में आप अंतर समझ गए होंगे, कार्य, आजीविका तथा जीविका। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक कि भारत के कुछ परंपरागत व्यवसाय कौन से हैं। जो परंपरागत व्यवसाय, पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, परंपरागत जो पहले से ही चले आ रहे हैं। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं, अब आज की टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत सी चीज़ें नई नई हो रही हैं, हर एक चीज़ नया, हर मशीन नई आ गई हैं, सारे काम मशीन से किए जा रहे हैं। बट कुछ ऐसे कार्य हैं जो पहले के अभी भी किए जा रहे हैं, उनको अभी बंद नहीं किया गया है। जैसे कि कृषि आज भी हो रहा है, पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। हस्तशिल्प जो हाथों से कार्य किया जाता है। भारतीय पाक प्रणाली जो खाना बनाने की चीज़ें, विधियाँ जो पुराने समय में भी बनती थी और आज भी बनती हैं वो चीज़ें। चित्रण, दृश्य कला जो चित्रकारी की जाती थी, बहुत पुराने जो मुग़लों के आप देखोगे, जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, उसमें जो आप ईंटें पत्थर पर नक्काशी देखोगे। ऐसे ही हम फर्स्ट पढ़ेंगे सबसे पहले कृषि के बारे में। कृषि क्या है, कृषि क्या है, जो कृषि होती है, हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की जो लगभग 70% जनता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर करती है, कृषि पर। भाई कृषि पर ही निर्भर करोगे आप,
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आप चाहे घर पे कृषि नहीं करते, आपके घर कृषि ना होती हो, लेकिन आप फिर भी आप उन पे डिपेंड होते हो, क्योंकि कृषि से ही तो अनाज आ रहे हैं आपके घर में। किसान कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसके थ्रू आपके पास क्या आ रहा है, मार्केट में अनाज आ रहा है, वहाँ से आपके पास आ रहा है। चावल गेहूँ आटा कहाँ से ले रहे हो आप, कहाँ कौन उगाता है, कृषि किसान उगाते हैं कृषि करके। तो हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कृषि पे डिपेंड होते हैं। देश की राष्ट्रीय आय का 1/3 भाग कृषि से ही आता है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है वो किस पे आधारित होती है, कृषि पे आधारित है। लंबे समय से हमारी कृषि पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी, जिसके कारण हम अपने देश के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज भी उत्पन्न नहीं कर पाते थे। विदेशों से अनाज आयात करते थे, लेकिन अब ऐसा हमारे देश में भी होने लगा है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के कारण कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति आई है और भारत अपनी आवश्यकताओं से अपेक्षाकृत अधिक अनाज का उत्पादन करने लगा है। जब से हमारे पंचवर्षीय योजना के बाद हमारे देश में हरित क्रांति आई है, तो भारत भी आवश्यकता से अधिक कृषि अनाज का उत्पादन करने लगा है। आज भारत को चाय एवं मूंगफली के उत्पादन में पहला स्थान माना जाता है। भारत का क्या माना जाता है, पहला स्थान किसके उत्पादन में, चाय एवं मूंगफली। चावल गन्ना जूट और तेल में दूसरे स्थान पे हमारा देश भारत है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आप देख लोगे कुल कितनी खेती हमारे वहाँ होती है, क्या है। और इस खेती से हमारे देश के, हमारे भारत में देश के लोग हैं उनको रोज़गार भी मिलता है। भाई कृषि जो जिनके फार्म्स बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं वो अकेले तो कर नहीं लेंगे, उसके लिए लोगों की ज़रूरत होती है। लोग आते हैं, काम करते हैं, उसके बदले उन्हें उसको आजीविका मिलती है। अब क्या है आपका हस्तशिल्प, जो हाथों से कार्य किए जाते हैं, जो हाथों से चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसमें हम मशीन का प्रयोग नहीं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हस्तशिल्प कहते हैं। हमारे देश में गांव में हस्तशिल्प एक परंपरागत व्यवसाय है। पहले मशीनें तो नहीं हुआ करती थी, लोग हाथों से चीज़ें करके, हाथों से टोकरियाँ बनाते थे, हाथों से सजाने की चीज़ें बनाया करते थे और उनको मार्केट में ले जाके बेचा करते थे, जिससे उनको थोड़ी बहुत इनकम आ जाती थी। हस्तशिल्प हाथ के कौशल से तैयार किए गए रचनात्मक उत्पाद हैं, जिन्हें बनाने के लिए किसी भी आधुनिक उपकरण की मदद नहीं ली जाती है। इसमें आप बाहर की कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई मशीन का प्रयोग नहीं करते हो। आजकल हस्त निर्मित उत्पाद को फैशन और विलासिता की वस्तु माना जाता है। जो भी हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं आज के टाइम में आप देखोगे तो वो मार्केट में बहुत कॉस्टली भी मिल रही हैं, क्योंकि उसमें भी ऐसा नहीं है, मेहनत तो उसमें भी लगता है, चीज़ें तो वो भी लेके आते हैं उसके लिए। तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिन प्रतिदिन इसकी लोकप्रियता एवं मांग भी बढ़ती जा रही है। ये जो हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं, पॉट्स वगैरह हो गए मिट्टी के, या टोकरीज वगैरह हो गई, या बैठने की चीज़ें, कुर्सी चेयर्स वगैरह, इनकी आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी बहुत ज़्यादा मांगें हो गई हैं। जब लोकप्रिय शिल्प बाजार में की मांग के अनुरूप परिवर्तन लाकर बेचा जाता है तो वो क्या कहलाता है, वाणिज्य शिल्प बन जाता है। या आप देख सकते हो हाथ की बनी हुई चीज़ें विशेष प्रकार के भारतीय शिल्प उत्पाद ये होते हैं। भारत के कुछ परंपरागत हस्तशिल्प के उदाहरण क्या हैं, कश्मीरी ऊनी कालीन। कश्मीर की ऊनी कालीन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो हाथ से बनाई जाती है। कश्मीरी जामवर शॉल, सहारनपुर के काष्ठ शिल्प, असम के टेराकोटा शिल्प, ये गुजरात की कसीदाकारी बुनाई, ये चीज़ें क्या हैं, जो हाथ की बनाई गई हैं और बहुत ज़्यादा फेमस हैं। दक्षिण भारत के नारियल के खोल से बने शिल्प, असम के बांस एवं केन से बने शिल्प टेराकोटा, तेलंगाना के पेम्ब्राथी धातु शिल्प, अंडमान के समुद्रीय सीपियों से बने शिल्प, उड़ीसा के सोला शिल्प, ये क्या हैं, हमारे देश के कुछ राज्यों के ये हस्तशिल्प बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, उनके नाम दिए गए। अब है हमारा भारतीय पाक प्रणाली। भारतीय संस्कृति में भोजन पकाने को क्या कहा जाता है, पाक कला कहा जाता है। भोजन को बनाने को, पकाने को हम क्या कहते हैं, भारतीय लैंग्वेज में पाक कला कहा जाता है, क्योंकि स्वादिष्ट भोजन पकाना एक कला है। भारतीय ग्रेवी, जिसे करी या तरी भी कहा जाता है, का वर्षों पुराना इतिहास है। भारतीय भोजन को अपनी एक विशिष्टता, और यही कारण है कि विदेशी व्यापारी जब भारत आते थे तो भोजन पकाने की विधि को यहाँ से सीख के जाते थे और यहाँ के मसालों को वो अपने देश में लेके जाते थे।
करी शब्द तमिल के कैकारी, जिसका अर्थ है विभिन्न मसालों से साथ पकाई गई सब्जी से बना है। ब्रिटिश शासनकाल में कैकारी अंग्रेज़ों को इतना पसंद आया कि उससे छाट छूट के उन्होंने क्या कर दिया, उसका छोटा सा शब्द, छोटा सा नाम दे दिया, करी। और अब आज वो इसी नाम से फेमस हो चुका है, करी नाम से। भारत की जो कड़ी, जो सब्जी में बनाने वाली करी होती है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है और विदेशों से भी जो लोग आते हैं वो यहाँ के मसाले लेके जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ की जो इतनी फेमस हैं पुराने समय से। वो ऐसा नहीं है कि आज के समय में चेंज हो गई हैं, वो आज भी चीज़ें बनाई जा रही हैं। अब है चित्रण, दृश्य कला। चित्रण अथवा दृश्य कला कला का वह रूप है जो मुख्यतः दृश्य प्रकृति की होती है, जैसे रेखा चित्र, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, चलचित्र आदि। भारत भूमि अनेक प्रकार की निधियों से संपन्न है। भारत में दृश्य कलाओं का प्रचलन 4000 वर्षों से है। बहुत पुराने समय से ही ये चित्रण कला चली आ रही है। पुराने समय के आप जो देखोगे महल वगैरह, उसमें ज़रूर नक्काशी वगैरह, हाथों की नक्काशी की जाती थी। राजा महाराजाओं के जो होते थे उनके घरों में भी ये चीज़ें नक्काशी की जाती थी। ये देखिए कृषि की मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी लगाई, हाथ की बने हुए, देखो टोकरीज बनाई जाती थी, बहुत सी चीज़ें ऐसी बनाई जाती थी। अब हम पढ़ेंगे महिलाओं की समाज में क्या भूमिका है। महिलाओं की समाज में भूमिका, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। क्या भूमिका है? पहले के समय में ऐसा होता था कि महिलाओं को घर के अंदर ही रखा जाता था, घर का कार्य करेंगी, बाहर नहीं जाएंगी, सुबह से शाम तक घर का ही कार्य करती रहती थी। बट आज के टाइम में ये समय नहीं है। आज महिलाएं भी मेल की तरह साथ में साथ काम कर रही हैं। जो काम वो करते हैं वो काम महिलाएं भी कर सकती हैं। भारतीय समाज में महिलाएं अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे परिवार बनाती हैं, परिवार घर बनाता है और घर क्या बनाता है? समाज बनाता है और समाज से क्या बनता है? एक देश बनता है। महिलाओं की क्षमता को नज़रअंदाज करके समाज की हम कल्पना, महिलाएं जो कार्य करती हैं उसको आप कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। आप खुद एक फीमेल हो, आपको पता है आपके घर में आपकी मदर्स कैसे कार्य करती हैं, तो उनके कार्य को आप कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए घर पर किए गए कार्यों को मूल्य आंकना और उसे सवेतन के बराबर मानना आवश्यक है। जो महिलाएं घर पे कार्य करती हैं तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि वो कार्य नहीं करते हैं, उनके भी मूल्य को आंकना चाहिए और उनके भी वेतन, उन्हें भी एक समझना चाहिए कि वो वेतन के लायक एक काम कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाएं प्रातः से लेकर रात तक काम में ही जुटी रहती हैं और वे घर के लिए पानी, लकड़ी का इंतजाम करने, परिवार के लिए भोजन बनाने, खेतों में काम करने, पशुओं के लिए चारे का प्रबंध करने जैसे कार्यों में व्यापक रूप से जुड़ी हुई हैं। गाँव में बेरोजगारी, गरीबी, कम मजदूरी, वर्षा का अभाव व अनुपयोगी होती भूमि के कारण कई परिवार शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और शहरों में जाके भी वो महिलाएं क्या कर रही हैं? किसी के घरों में काम कर रही हैं या कंस्ट्रक्शन वर्क में कार्य कर रही हैं। महिलाओं के घर से बाहर रोजगार के लिए निकलने से वे अपने परिवार के स्तर में सुधार करने तथा बच्चों की अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ स्वयं भी स्वाधीन हुई हैं। अब धीरे धीरे जब महिलाएं घर से बाहर निकली हैं तो वो क्या कर रही हैं? एक अपने परिवार के स्तर को अच्छा सुधार रही हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रही हैं। लेकिन बट वो जब पहले घरों में रहती थी तो वो चीज़ें इतनी परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाती थी। महिलाएं एवं उनके कार्य से संबंधित मुद्दे एवं सरोकार। कुछ मुद्दे इनके लिए भारतीय कामकाजी आबादी में महिलाओं को भागीदारी के कमी के मुख्य कारण हैं। वो क्यों भागीदारी नहीं करती थी, इस क्या कारण था, ये देख लेते हैं एक बार। श्रम बाजार में कुशल कारीगरों की आवश्यकता होने के कारण महिलाओं के लिए विभिन्न कौशल को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि करना आवश्यक है, क्योंकि वो सुविधाएं, वो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ उनके लिए नहीं होती थी, अब धीरे धीरे होने लगी हैं। हमारे समाज में पुरुषों को मुख्य कमाई करने वाला माना जाता था, महिलाओं को कमाई के गौण और पूरक माना जाता था। पहले के समय में क्या मानते थे? महिलाओं का क्या कार्य है? वो घर के अंदर रहेंगे और पुरुष से क्या जाएंगे? बाहर कार्य के लिए जाएंगे, उन्हें ही प्रधान माना जाता था। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को कार्य स्तर पर समान प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी। जहाँ दोनों मेल फीमेल काम करते थे वहाँ इक्वली
मतलब इक्वल नहीं माना जाता दोनों को। ये कहा जाता था कि मेल ज़्यादा वर्क करते हैं जबकि फीमेल भी उतना ही वर्क करती थी। कार्यस्थल पर भर्ती एवं वेतन दोनों मामलों में महिलाओं के साथ क्या होते थे, पक्षपात रवैये होते थे। जहाँ दोनों हो तो पहले मेल को लिया जाता था, फीमेल को नहीं लिया जाता था। ये सारी दिक्कतें, मुद्दे महिलाओं के सामने आते थे। महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकार, अधिनियम एवं सरकारी पहल क्या है, समानता का अधिकार। पहला क्या था, समानता का अधिकार। इसमें क्या किया गया, सरकार ने क्या कर दिया, महिलाओं को भी इक्वल अधिकार, जैसा मेल जो काम करने वो महिलाएं भी कर सकती हैं और दोनों का कहीं पक्षपात नहीं किया जाएगा। भारत का संविधान सभी क्षेत्र में पुरुषों एवं महिलाओं को समानता की गारंटी देता है। जो हमारा संविधान है वो क्या कह रहा है, दोनों को इक्वल अधिकार, इक्वल ही समानता है। यह कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण को निश्चित करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान जैसे किसी भी कारण से किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार के किसी भी विभाग में रोजगार या नियुक्ति संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के बराबर के अवसर हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पुरुष है तो इसे अवसर दिया जाएगा, महिला को नहीं दिया जाएगा। ऐसा अधिनियम में हमारा जो हमारा अधिनियम है उसमें ऐसा नहीं लिखा गया है। सबके लिए समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय क्या होता है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है आपका कि KGBV क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाने की एक स्कीम है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और शैक्षणिक पिछड़े ब्लॉक में गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार की लड़कियों को आवश्यक शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करती। पहले क्या होते थे, लोग लड़कियों को भेजा नहीं करते थे स्कूल वगैरह में पढ़ने के लिए। बहुत जो गरीब स्तर के लोग होते थे, जहाँ सुविधाएं नहीं होती थी स्कूल वगैरह के लिए, तो उन्हें स्कूल नहीं जा पाते थे। इसके लिए एक विद्यालय खोला गया। कौन सा विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसमें जो नीची कास्ट के लोग होते थे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट गर्ल्स के लिए एजुकेशन दी जाती थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का, विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। जो लड़कियां विद्यालय नहीं जा पा रही हैं, उनको बहुत दूर है विद्यालय या उनके घर वाले नहीं भेज रहे हैं, तो उनके लिए वहीं पे रहने की व्यवस्था, आवासीय, वहीं रह के वो अपनी पढ़ाई करें और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लगता था इसके लिए। माता पिता अभिभावकों को बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भेजने के लिए उत्प्रेरित करना। समाज में प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाएं, विशेषकर जो कभी विद्यालय में दाखिल नहीं हुई अथवा विद्यालय छोड़कर चली गई हैं, जिनकी आयु 10 वर्ष से ऊपर है, का विशेष रूप से ध्यान देना। 6 क्लास से होता है ये, तो 10 वर्ष से ऊपर के बच्चे ही आएंगे इसमें। विशेषकर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने वाले जाति समुदाय की बालिकाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करना। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, आज यहाँ काम कर लिए कंस्ट्रक्शन का, दूसरी बार दूसरी जगह गए तो वो वहीं पे अपना टेंट का हाउस बनाते हैं और रहने लगते हैं। ऐसे में उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती। तो मेनली ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें सोचकर इस विद्यालय का उद्घाटन किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश पाने वाली सभी बालिकाओं को प्रवेश स्तर की तैयारी के लिए 6 माह से 1 वर्ष तक के सेतु पाठ्यक्रम, ब्रिज कोर्स का अध्ययन करना होता है। इन बालिकाओं को 6 में प्रवेश दिया जाता है। ये विद्यालय प्रत्येक जिले में पिछड़े हुए खंडों में खोले जाते हैं। ये जो विद्यालय है हर जिले में खोला जाता है और हर जिले के जो पिछड़ा खंड होता है, पिछड़े गरीब लोगों के, उसमें खोला जाता है। अब एक और स्कीम चलाई गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, क्योंकि पहले लड़कियों को लोग क्या किया करते थे, मार देते थे। जांच करा के पहले ही पेट में उसको करा दिया चेक और पता चला बेटी है तो वहीं पे उसका क्या कर देना, अबॉर्शन करा देना। तो ये सारी चीज़ें पहले होती थी, तो इसके लिए एक स्कीम चलाई गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये क्वेश्चंस ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आ जाते हैं कि BBBP क्या होता है, BBBP
क्या होता है। तो आपको बताना होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये आ जाता है कि ये कब शुरू हुआ। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन आपके 1 नंबर में भी आ जाएंगे या 3 नंबर में भी आ सकते हैं, 4 नंबर में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल के रूप में क्या है, बालिकाओं को संरक्षण देना, लड़कियों को संरक्षण देना और उन्हें सशक्त करने का प्रयास, उनकी प्रोटेक्शन करना और उनके अंदर पावर देना कि उनके सामने कोई डिफ़िकल्टीज आए तो वो उनसे लड़ सकें। ये योजना निम्न बाल लिंग अनुपात वाले 100 जिलों में 22 जनवरी 2015 से प्रारंभ की गई थी। ये योजना कहाँ पे, 100 जिलों में, और कब शुरू की गई थी, 22 जनवरी 2015। अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में, 22 जनवरी 2015 को ये योजना लागू की गई थी, इसका प्रयास प्रारंभ की गई थी। हमारे देश की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, परंतु लड़कियों का अनुपात क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। 2011 की जो जनगणना की गई थी उसमें भारत में प्रत्येक 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां थी, 918 लड़कियां हैं। यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार भारत का 195 देशों में 41वां स्थान है, अर्थात हम लिंग अनुपात में 40 देशों से भी क्या हैं, बहुत ज़्यादा नीचे हैं, पीछे हैं। अब ये योजना चलाई गई तो इसके पीछे सरकार ने कोई उद्देश्य भी बनाया होगा कि ये योजना तो हम बना रहे हैं, इसमें उद्देश्य क्या है। तो वो उद्देश्य क्या थे, पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन। जो ये लिंग चुनाव किया जाता है, लड़के और लड़की की जांच की जाती है, उनको क्या करना, रोकना। इस योजना का पहला उद्देश्य क्या था, कन्या भ्रूण हत्या व कन्या शिशु हत्या की रोकथाम करना, जिससे बेटे बेटी के बीच बढ़ते हुए भेदभाव में क्या आएगी, कमी आएगी तथा लिंग अनुपात कम करने में योजना प्रभावी सिद्ध होगा। इसके लिए सरकार का पूर्व गर्भधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच कराना क्या था, अपराध था। यदि कोई ऐसा करता है या कोई डॉक्टर ऐसा करता है तो उसको क्या थी, 5 साल की सज़ा थी और 10 से 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा थी। पैसे की जुर्माना भरना पड़ेंगे। यदि कोई जांच करता हुआ पता लगा कि उसने जांच किया, उस डॉक्टर ने, उस लैब में जांच हुई है या उस व्यक्ति ने जांच करवाया है, तो दोनों को ही इसकी सज़ा मिलती है। अब ये जो अधिनियम बना 1994 में जो एक्ट हुआ, उसमें ये चीज़ें आई हैं। बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना, इसमें और क्या उद्देश्य था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में, बालिकाओं को समाज के सदस्य के रूप में अस्तित्व और सुरक्षा का अधिकार प्राप्त किया जाए। सामाजिक सुरक्षा के अधिकार में पोषण, स्वास्थ्य की देखभाल, आवास, शिक्षा, पानी और समाज सफाई जैसी मूल आवश्यकताएं सम्मिलित हैं। बालिकाओं के सुरक्षा के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह पर भी रोक लगाई गई। ये अधिनियम कब लागू हुआ, 2006 पे, कि कोई भी भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बाल विवाह नहीं करेगा। यदि ऐसा करता है तो उसके ऊपर भी ये एक्ट था कि ये एक्ट लगेगा। तो लड़के और लड़की के लिए क्या एज कर दी गई, लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। यदि ऐसे इससे कम से के बच्चों की शादी की जा रही है तो वो कानूनन अपराध माना जाएगा। बालिकाओं की शिक्षा एवं भागीदारी सुनिश्चित करना, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा दे दी गई। प्राइमरी स्कूल में, सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों में कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी शिक्षा और भोजन भी मुफ्त मिलेगा। सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा को सुगम बनाना और जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की है उन्हें बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराना। ये सारे किसके उद्देश्य थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ये उद्देश्य थे। ऐसे ही कस्तूरबा गांधी का क्या उद्देश्य था हमने बता दिया। आज आपने 3 चीज़ सीखा, कार्य, आजीविका और जीविका क्या होता है, महिलाओं की भूमिका, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय क्या होता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हाँ,
इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।